चलो, बहुत दिनों से स्टूडेंट बात कर रहे थे कि सर निधि कंपनी के नोट्स प्रोवाइड करो या निधि कंपनी पर लेक्चर प्रोवाइड करो। आज फाइनली निधि कंपनी का लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। सो देखते हैं वन बाय वन इसके प्रोविजन और डिस्कशन करते हैं निधि कंपनी का। चलो, निधि कंपनी बेसिकली क्यों इंडिया में कंसेप्ट लाया, कहाँ से आया, ये तो थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा भैया। देखो, निधि कंपनी मीन्स कंपनी विच हैज, डेफिनेशन ही बोल रहा हूँ मैं आपको सीधा, विच हैज incorporate as a nidhi with objective of cultivating the habit of thrift and saving। जो भी आपकी थ्रिफ्ट है, थ्रिफ्ट मतलब यहाँ मतलब क्या होता है, जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट एक्सपेंस करते हो उस हैबिट को आपको चेंज कर कर उस हैबिट को क्या करना है, सेविंग में बदलना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है निधि कंपनी का, ये है। देखो कितना ऑब्जेक्टिव, amongst its member receiving deposit and lending to its members only their mutual benefits and which compliance with rule made by central government for regulations of such class of companies। तो ये हो गया निधि कंपनी का डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन देखोगे तो आपको यहाँ पर ही ज्यादा फोकस करना है। क्या करने वाली है निधि, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट सेविंग्स, ये आपकी हैबिट क्या करने वाली है, सेविंग्स मेंबर, जो भी आपके मेंबर्स है उनकी हैबिट को चेंज करने वाली है। जो भी एक्सपेंसेस आप करते हो, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हो, उसको आपकी सेविंग में कन्वर्ट करने का ऑब्जेक्टिव निधि कंपनी का है। इसलिए हम निधि कंपनी इंडिया में ला रहे हैं। ओके, और इसको कौन गाइडलाइन करेगा, कौन गवर्न करेगा, किसके अकॉर्डिंगली चलेगी भैया, ये सीधी बात है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली चलेगी। कुछ बेसिक है, बेसिक में लिख के देता हूं पीके सर हैंडरिटन नोट्स में। नंबर 1 बेसिक आपको देखना होता है यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की प्रोविजन क्या है, उसके साथ साथ सेकंड प्रोविजन इसका देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन के बाद डिक्लेरेशन किसको देने पड़ते हैं, किस फॉर्म में देने पड़ते हैं, कब देने पड़ते हैं, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इसका है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इसमें कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। उसके साथ फोर्थ पॉइंट क्या रहने वाला इसका, बेसिक में अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट रहने वाला इसका मेंबरशिप कौन ले सकता है कंपनी में। नंबर 5 वाला पॉइंट है प्रोहिबिशन किस एरिया को किया है, प्रोहिबिशन किस एरिया में निधि कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती है। नंबर 5 अगर हम देखें हो गया प्रोहिबिशन। 6 शेयर अलॉटमेंट किस तरह से रहेंगी, ये भी हमें देखना है निधि कंपनी में। ओके, देन नंबर 7 पॉइंट जो है वो देखना है हमें निधि कंपनी में। क्या देखना है भैया, नेट ओन फंड। नेट ओन फंड यानी कि निधि कंपनी नेट ओन फंड कितना रख सकती है, या इसको नेट ओन फंड कितना रखना होगा। नेट ओन फंड मतलब क्या, जो भी आपके मेंबर आ रहे हैं कंपनी में तो उनसे कंट्रीब्यूशन लेकर जो फंड क्रिएट किया जाता है उसको नेट ओन फंड बोलते हैं। देन जैसे आप शेयर कैपिटल, अगर कंपनी की बात करें तो शेयर कैपिटल आप इशू करके कंपनी क्या करती है, मेंबर बन सकते हैं। मगर यहाँ पर अगर आपको मेंबर बनना है सो उस सिचुएशन में आप कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूशन लेंगे, उसको नेट ओन फंड बोला जाता है। और बोरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डायरेक्टर, उसके साथ ऑडिटर, उसके साथ डिविडेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ये भी हमें इसमें एडिशनली देखने हैं। सो गाइज, ये पॉइंट हमें इसमें कवर करने हैं। सो फटाफट वन बाय वन देख लेते हैं। पीके हैंड रिटन नोट्स दी थी मैंने ऑलरेडी, तो मैंने वो उसलिए इतना सब कुछ लिख लिया। आपको भी इसी नोट्स में प्रॉपर वे में सब कुछ लिखना है। मैंने वहां पर प्लेस भी दिया है। नोट्स नहीं है सर मेरे पास, नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, वहां पर मिल जाएंगे आपको। चलो आगे, रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका भी हमें डिस्कशन करना है। देखते हैं क्या क्या इनकॉर्पोरेशन। देखो, अगर आप निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो निधि कंपनी जो होती है ना भैया, नंबर 1 रिक्वायरमेंट, निधि कंपनी होती है आपकी पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, लिखो वहां पर। नंबर 2 रिक्वायरमेंट क्या है, निधि कंपनी अगर आप क्या कर रहे हो, निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो नो
प्रेफरेंस शेयर्स इशू। आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। सर मैंने ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, भैया ऑलरेडी इशू किए ना, उसको रिडीम कर दो। ओके, नो प्रेफरेंस शेयर्स इशू। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 3 वही है, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, इफ आर इशूड, इफ कौन से प्रेफरेंस शेयर आर इशूड, ओके, बिफोर the act they shall redeem, बिफोर द एक्ट दे शॉल क्या करना है, उसको रिडीम करना है। देन फोर्थ वाला पॉइंट ये है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, असेट टू प्रमोट हैबिट ऑफ थेफ्ट एंड सेविंग। आपका इनकॉर्पोरेशन का पर्पज क्या होता है, असेट्स टू प्रमोट, क्या करना, असेट टू प्रमोट हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। आपको आदत लगाना कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग करो, इसका पर्पज क्या होता है, निधि कंपनी का। पॉइंट हो गए यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन के, हमने ये भी पॉइंट कवर किए। निधि कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, उसके वजह से हम क्या करते हैं, उसको पब्लिक लिमिटेड लगाते हैं, तो उसका जो सफिक्स होता है वो लिमिटेड होता है, निधि लिमिटेड। ऐसा पब्लिक कंपनी के लिए तो निधि के लिए निधि लिमिटेड लगाते हैं हम। ओके, निधि लिमिटेड ऐसा लगाना है। पब्लिक कंपनी के लिए हम लगाते हैं लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो निधि के लिए हमें लिमिटेड लगाना है। ओके, ये हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन का थोड़ा सा बेसिक। हम आगे जाते हैं। चलो अब नोट्स से पढ़ते हैं कि क्या क्या नोट्स से पढ़ते हैं, उसके वन बाय वन इनकॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट। और निधि टू बी इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट शॉल बी अ पब्लिक कंपनी। कवर किया हमने पहले से, कौन सी कंपनी होती है भैया, पब्लिक कंपनी। शॉल हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज। कितने पेड अप शेयर कैपिटल से भैया रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, 5 लाख से। सर वहां पर भी लिख दो 5 लाख रुपीज। have minimum paid C 5 lakh. ओके, हैव मिनिमम पीसी पेड अप कैपिटल 5 लाख। सर ये पेड अप कैपिटल कौन सा होगा, पेड अप कैपिटल इक्विटी होगा, प्रेफरेंस नहीं होगा, ये चीज आपने ध्यान में। सर प्रेफरेंस भैया हमने सेकंड कंडीशन में बोला है कि प्रेफरेंस अगर आप इशू करते हो तो उसको क्या करना होगा, रिडीम करना पड़ेगा। सर मैंने पहले भी इशू किए, नहीं पहले और आपके बात ही नहीं करने का, जितना प्रेफरेंस का पेमेंट है उतना उसको देने का, बाकी खत्म। ओके, कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, कितना पेड अप कैपिटल लगने वाला है, बस इतना ही ध्यान रखो। इस आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑन एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट नो निधि कंपनी शॉल इशू प्रेफरेंस शेयर। बिल्कुल सही, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, इसको चेंज करो बोल रहे हैं। चलो इसको कलर करता हूं, थोड़ा सा और कलर करता हूं, इसको ये करो। हाँ, इफ प्रेफरेंस शेयर had been issued by निधि before the commencement this act, such preference shares shall be redeemed in accordance with the terms of issue of shares। जो भी शेयर्स होके वो निधि कंपनी ने कमेंसमेंट आपके बाद उसको शॉल बी रिडीम करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस ये नोट्स से आप पढ़ो, एक बार पढ़ के और एक बार लेक्चर देख के कुछ भी आपको सब याद आएगा। जितने भी 8 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं ना इस टॉपिक में, हर एक टेस्ट में है, तो वो आपके आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। देन एक्सेप्ट एज अ प्रोवाइड द प्रोविजो सब रूल ई टू रूल 6 no nidhi shall have any object in its memorandum of association other than object of cultivating the habit theft and saving। आप जब MOA बना रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर आप कल्टीवेशन द हैबिट ऑफ थेफ्ट एंड सेविंग ये ऑब्जेक्टिव के साथ इनकॉर्पोरेट होते हो तो ही ठीक है, अदरवाइज आपका कोई भी दूसरा इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। देन
उसके साथ साथ अमॉन्ग इट्स मेंबर रिसीविंग डिपॉजिट, मेंबर से डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, जो भी आपने पैसे लिए हैं, डिपॉजिट लिए, वो आपके घर के घर में ही बांटने हैं। भैया घर की कहानी है, जितने भी मेंबर्स है आपने, कितने मेंबर्स है, 200 मेंबर्स है, पब्लिक कंपनी है, तो जो भी 200 मेंबर्स है उनमें से ही डिपॉजिट ले लो और उनमें से ही क्या करो, उनको ही आप क्या करो, उसका डिपॉजिट का लोन में कन्वर्ट करके पैसे दे दो। देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ओके, पॉइंट नंबर ई है आपका, every company incorporate निधि shall have last word निधि लिमिटेड। भैया पहले डिस्कस किया था कि नहीं, निधि लिमिटेड, लास्ट में ही निधि लिमिटेड उसको लगाना होता है। सर क्यों लगाना होता है? क्योंकि जो भी वो इनकॉर्पोरेट हो रही है, जैसे पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज करती है तो सफिक्स उसको निधि लिमिटेड लगाना ही होता है उसके नेम के बाद। अब रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नेट ओन फंड, सेकंड पॉइंट आ रहा है मिनिमम नंबर। और ये भैया आप बात करते हैं मिनिमम नंबर की, मिनिमम मेंबर की। चलो मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए निधि कंपनी में? मिनिमम मेंबर आपके शॉल नॉट लेस देन करना चाहिए था मुझे, नॉट लेस देन 200, नॉट लेस देन 200। इसका मतलब आपके मेंबर जो होने वाले हैं ना, मिनिमम निधि कंपनी में मेंबर कितने होने वाले, आपके 200 से ज्यादा मेंबर निधि कंपनी में हो सकते हैं। मिनिमम आपको 200 मेंबर्स निधि कंपनी में रखने ही होंगे। देन नेट ओन फंड 10 लाख रुपीज, जो भी ये मेंबर आ रहे हैं ना कंपनी में, उनका नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? 10 लाख रुपीज। इसको करो अंडरलाइन। 5 लाख रुपीज आपका क्या है? पेड अप कैपिटल है, और नेट ओन फंड क्या है आपका? यहाँ पर 10 लाख रुपीज है। मैं इसको चार्ट बना के देता हूं, चलो बना के देता हूं। 10 लाख नेट ओन फंड, नेट ओन फंड, और ये जो आपका है ना, इसको दो करता हूं। नंबर 1 जो आपका है ना पेड अप कैपिटल, पीसी कितना होना चाहिए? 5 लाख। मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर 200। ओके, लिखो फटाफट। बेसिक से ज़्यादा जितना आप बेसिक पढ़ते जाओगे ना, ऐसा छोटी छोटी चीज़ों से, उतना आपका कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाएगा। सो ये क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही ईजी है, बस हम पढ़े नहीं थे आज तक, आज मैं पढ़ाने आया हूँ आपको। चलो देन अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट of not less than 10% of outstanding डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड रूल 4। जो भी आप इनकम पर क्या करते हो, डिपॉजिट इशू कर सकते हो, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी एक प्रोविजन है। उसके साथ साथ ये एमसीक्यू आ सकता है, जो भी आप रेशो नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, जो भी नेट ओन फंड टू डिपॉजिट है उसका रेशो 1:2 होना चाहिए। 1:2 कैसे होना चाहिए सर? देखो आपका नेट ओन फंड 10 लाख रुपीज है, ओके, 10 लाख रुपीज है, तो आपका डिपॉजिट कितना रहना चाहिए बैलेंस शीट में? बोलो 2 लाख। ये हो गया 1:2। इसको डिवाइडेड करोगे तो 1:2 आएगा आपका यहाँ पर। ओके, चलो नेक्स्ट, कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या क्या करनी है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। अब निधि कंपनी अगर आप बना रहे हो तो पॉइंट नंबर 3 हमने बोला था डिक्लेरेशन, इनकॉर्पोरेशन हो गया। पॉइंट नंबर 3 आप स्टार्टिंग में देखा तो निधि कंपनी को डिक्लेरेशन देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कब डिक्लेरेशन देना होता है? विद इन 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विद इन 60 डेज इन फॉर्म एनडीएच, एमडीएच मसाले नहीं भैया, एनडीएच फॉर्मेट डिक्लेरेशन देना होता है। क्या डिक्लेरेशन देना होता है भैया? हमने डिपॉजिट की कंडीशन जो है वो फुलफिल कर ली, हमने मेंबर की कंडीशन जो है वो फुलफिल कर ली, अब हम आपको डिक्लेरेशन देने जा रहे हैं। क्या क्या डिक्लेरेशन में देना होता है? देखो सुनो मेरी बात, हमने मेंबर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर ली। दूसरी चीज हमने क्या किया, हमने जो भी नेट ओन फंड की 10 लाख की जो ये है वो फुलफिल कर दी। हम यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं? डिक्लेरेशन देने जा रहे हैं एनडीएच 4 में। तो ये ध्यान में रखना, ये रूल 3A में जाता है, अमेंडेड है, इसको आप पढ़ लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से किया है। अब मैं पढ़ता हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ निधि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म NDH4 along with fees thereon of
public company for declaring it as a निधि and being satisfied that the company meets the requirement under these rules। जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो कर दिए। सर रिक्वायरमेंट्स कौन सी है बता दो। आपकी 200 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स है। पहली तो आपने ये फुलफिल करनी है 1 ईयर्स में, और दूसरी 10 लाख ओन फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। सर हमने फुलफिल कर दी तो हमें डिक्लेरेशन इमीडिएट, हाँ आपको इमीडिएटली भी दिया तो भी चलेगा, बट आपको टाइम लिमिट दिया है कि देखो भाई अगर आप क्या करते हो डिक्लेरेशन देना चाहते हो तो आप आफ्टर द कंप्लीशन 1 ईयर्स विद इन 16 डेज में आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हो। यहाँ पर मैं प्रोविजन पढ़ता हूँ क्या, एक और दूसरा 10 लाख नेट ओन फंड। गाइस हैंड राइटिंग पर ध्यान मत देना क्योंकि थोड़े से हैंड को चोट लगी थी, उसके वजह से मुझे लिखते नहीं आ रहा है, बट आई विल ट्राई प्रॉपर वे में उसको लिखने की कोशिश करो। मैं एक्सप्लेनेशन तो दे रहा हूँ, आप लिख क्या करो। देखो प्रोवाइडेड दैट निधि कंपनी, और उसके साथ साथ जो भी आपका क्या जाएगा अंडर रूल शॉल नोटिफाइड कंपनी एज ए निधि कंपनी इन द ऑफिशियल गैजेट। उसके बाद ये सीजी के पास आने के बाद क्या हो जाएगा, सीजी उसको जैसे उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया NDH 4 में, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे ऑफिशियल गैजेट में उसका जो भी है नोटिफाइड कर देंगे कि अब ये निधि कंपनी है, अब ये निधि कंपनी है। ओके, देन प्रोवाइडेड निधि कंपनी incorporate under the act on or after commencement of the निधि amendment rule 2019 shall file, ये अभी आया है इसको NDH 4 within 60 days from the expiry of कब फाइल करना होता है आपको, दो कंडीशन दिए रूल के अकॉर्डिंगली। 2019 का अमेंडमेंट है, इसको मैंने कवर किया है यहाँ पर, सो नोट्स भी आपके पास है तो आप देख लेना, यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस है तो इसलिए मैंने कवर किया अमेंडमेंट पार्ट। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, 1 ईयर में उसके इनकॉर्पोरेशन के वो क्या करना है आपको पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, और द पीरियड अप टू विच एक्सटेंशन ऑफ टाइम हैज बीन ग्रांटेड बाय रीजनल डायरेक्टर। आपको एक तो 1 ईयर में उसको क्या करना पड़ेगा कंप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने कंप्लाई नहीं किया तो उस सिचुएशन में आप का जो रीजनल डायरेक्टर है मतलब आरओसी का जो भी ऑफिसर है उसको रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में उससे आपको क्या करना पड़ेगा परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया हमने ये कंडीशन फुलफिल नहीं किए, माफ कर दो, हम जो भी डॉक्यूमेंट है आपको आप टाइम दे दो उसके अंदर सबमिट कर देंगे, दैट्स इट। कब प्रोविजन क्या है आपको डिक्लेरेशन देने, कब देना है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन विद इन 1 ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। किस फॉर्म में देना है NDH 4 में देना है। कब किसको देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है विद इन 16 डेज में 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहां से डेट हो आपकी इनकॉर्पोरेशन की वहां से आपको क्या करना पड़ेगा डिक्लेरेशन। सर मेरी कंपनी ना 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई तो मुझे डिक्लेरेशन कब तक देना पड़ेगा, 1 ईयर का मतलब होता है आपको नेक्स्ट फेब तक आपको पूरा डिक्लेरेशन देना होता है। सर फाइनेंशियल ईयर, भैया 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है डाका मत चलाओ आपका। ओके चलो आगे, ये हो गया रीजनल डायरेक्टर का भी। चलो आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट नोटिंग इन द फर्स्ट प्रोविजन शॉल, अगर आपकी निधि कंपनी ये प्रोविजन फेल करती है तो उसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है। देखो प्रोहिबिट कब किया जाता है, प्रोहिबिशन लगाया जाता है 2 चीजों पर। कौन से, SS शेयर्स 7 ये शेयर्स इशू नहीं कर सकती, दूसरा वो PSA 3 भी फाइल नहीं कर सकती जिसको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बोला जाता है। ये दोनों एक्टिविटीज पर उसके रोक लगाई जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है अगर आप प्रोहिबिशन करते हो तो। बहुत आगे के कंसेप्ट है, CMA के लिए इतना ज्यादा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एडिशनल नॉलेज है, प्रैक्टिकल के लिए आप ध्यान में रखना कि अगर आपने प्रोहिबिशन कर दिए तो उस सिचुएशन में आप SS3 शेयर्स की आप कोई भी क्या नहीं कर सकते, शेयर्स के एप्लीकेशन नहीं रख सकते, उसके बाद अलॉटमेंट भी नहीं कर सकते, शेयर्स का रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल नहीं कर सकते, या अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान में रखना है। चलो मैं पढ़ता हूँ
इजी है ना, देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोविजन शॉल प्रिवेंट अ निधि फ्रॉम फाइलिंग NDH4 बिफोर द प्रेट रेफर देयर। अब वो अपने हमने जो रेफर किया प्रेट दिया था वो प्रोवाइडेड दैट आल्सो इन द केस a company does not comply with the requirement of this rule, it shall not be allowed to file। क्या नहीं फाइल कर सकती, उसको अलाउ नहीं किया जाता। फॉर्म नंबर SS7 नोटिस टू रजिस्टर ऑफ एनी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड क्या कर नहीं सकती, PAS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सर ये कहाँ पर है, ये आपके कंपनी लॉ के फॉर्म है, कंपनीज एक्ट के फॉर्म है, ये इसको भी एप्लीकेबल किए गए, इसके रूल है, इसके लिए सेक्शन नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। बट जो भी कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन है कुछ कुछ इसको एप्लीकेबल कर दिए हैं। चलो अब पीके सर यहाँ पर रिटर्न नोट्स देंगे, देखते हैं क्या देंगे उनके हिसाब से, देखते हैं क्या नोट्स देंगे। भैया लिखो क्या करना है, रूल 3A लिखो। पहले तो इसको कर देते ब्रीफ में थोड़ा सा। रूल 3A रूल कब आया, 2019 के रूल आए निधि कंपनी के, उसमें बनाओ 2 कॉलम। क्या बनाएंगे, 2 कॉलम। नंबर 1 कॉलम बोलो फॉर्म नंबर कौन सा है सर, NDH4 किसको फाइल करना है सर, मम्मी डैडी को नहीं, ये किसको फाइल करना है, NDH4 CG को। CG क्या करेगा, उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाइड करेगा। क्या करेंगे उसके बाद, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड करेगा। ओके, ऑफिशियल गैजेट में उसको नोटिफाइड करेगा। और सेकंड क्या होना चाहिए, ये कब जाना है सर, यहां पर लिखते हैं ना कब जाना है, ऑन और आफ्टर। कब, ऑन और आफ्टर, ये कब करना है आपने, ऑन और आफ्टर निधि अमेंडमेंट्स। निधि अमेंडमेंट्स जो भी अमेंडमेंट आए 2019 में उसके अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स रूल 2019 के अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये कब फाइल करना है, विद इन 16 डेज में फाइल करना होता है। ओके, 16 डेज में फाइल करना होता है। और किसको फाइल करना होता है, ये थोड़ा सा मैं इधर लेता हूँ, ये जगह है यहाँ पर है। किसको फाइल करना होता है, कब फाइल करना होता है, फ्रॉम 1 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 1 ईयर में क्या करना है, ये फाइल करना होता है। और दूसरा, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करना होता है। रीजनल डायरेक्टर जो ROC में होता है वो। सर हमने ये फाइल नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया, तो आपको क्या लगेगा, नॉन कंप्लायंस हो गया। ये मैं रेड में लिखता हूँ यहाँ पर ताकि डेंजर हो जाएगा वो, ब्रॉड रेड। नॉन कंप्लायंस किया आपने तो उस सिचुएशन में नॉन कंप्लायंस, तो आप SH7 फाइल नहीं कर सकते। और PSL कौन सा है वो, PAS3 फाइल नहीं कर सकते। समझ में आया सर, आपने ये क्या फाइल करने को बोला था, इसमें ये भी लिख के दे दो। आपका जो A पॉइंट है, आपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आपके कंपनी में कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 200 हो चुके हैं, इसका फाइलिंग करना है आपको। और B क्या करना था आपको कि नेट ओन फंड जो है ना, नेट ओन फंड वो आपका 10 लाख रुपीज है, हो गया है, इसका डिक्लेरेशन देना है। बाकी 1:2 वो डिपॉजिट रेशियो वो जनरल प्रोविजन है, बट ये आपको यहाँ पर फाइल करना होता है। ये हो गया आपका अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली सब डिस्कशन। लिख लो इसको फटाफट ताकि मैं आगे पढ़ूँ। ओके, आगे का आपको डिस्कस कर सकते, हो गया। चलो नेक्स्ट, अगेन मैंने वही डिस्कशन दिया है, ये जो है ये आपके मॉडल के हिसाब से डिस्कशन दिया है, ये भी आप आराम से पढ़ लेना। सब मैंने रिपीट इसलिए कर दिया है
क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने ये रिपीट कर दिया है। अब लास्ट में बात करते हैं, सी पॉइंट मैंने एडिशनल डाल दिया है जो आपके मॉड्यूल में नहीं है। देखो सी पॉइंट में, इफ द फेल्यूर टू कंप्लाई विथ सब रूल 1 इन दिस रूल extend beyond the second financial year, Nidhi shall not accept any further deposit the commencement of second financial year till it comply with the provision contained in sub rule 1, beside being liable for penal consequences as provided in the act। जो भी ये प्रोवाइडेड है, ये कंपनीज एक्ट के 206 में ये पैनल प्रोविजन प्रोवाइडेड है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आप कंप्लायंस नहीं कर सकते हो तो आपको सेकंड ईयर में चांस दिया जाता है, सेकंड फाइनेंशियल ईयर का चांस मिलता है आपको। यानी कि सर मैं 1 जनवरी को रजिस्टर हो रहा हूं, 1 जनवरी से 31 मार्च तक मेरा क्या हो रहा है, पूरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद मेरा सेकंड कब कंप्लीट होगा, सेकंड फाइनेंशियल ईयर, मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च को। तो उस सिचुएशन में मैंने 31 मार्च तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो उसके बाद मुझे यहाँ पर जो पेनल्टी लगने वाली है, ये लगने वाली है यहाँ पर ये सेक्शन के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर सर मुझे बता दो, ये इनकॉर्पोरेट हो रहे हो 1 2090 को, तो हमें ये रिक्वायरमेंट है सीजी को सबमिशन की 31 दिसंबर 2019 तक हमें क्या करना होता है, NDH4 इसके बाद 360 डेज में फाइल करना होता है। अगर हमने नहीं किया, ये फर्स्ट ईयर हुआ इनकॉर्पोरेशन का, तो उस सिचुएशन में सेकंड ईयर में, यानी कि सेकंड ईयर कब कंप्लीट स्टार्ट हो रहा है आपका, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर 31 मार्च तक आपको टाइम दिया जाता है, 31 मार्च 2020 तक आपको टाइम दिया जाता है कि आप जो भी है NDH4 फाइल कर दो, NDH4 फाइल कर दो। अदरवाइज यहां पर तो आपको क्या कर रहे हैं, वो ब्रेक कर रहे हैं, SH7 फाइल नहीं करने दे रहे हैं और PAS 3 फाइल नहीं करने दे रहे हैं। यहां पर तो आपको डिपॉजिट पर ही ब्रेक लगा रहे हैं। समझ में आया? यहां पर आपको सेकंड फाइनेंशियल ईयर में वो आपको डिपॉजिट पर ब्रेक लगा रहे हैं और यहां पर पेनल्टी भी लगा रहे हैं 406 की, सेक्शन 406 की पेनल्टी लगा रहे हैं। अभी बस ये सेक्शन है, आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट मैंने एडिशनली डाल दिया कि प्रोवाइडेड कॉन्सिक्वेंस एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, ऐसा बोला है उन्होंने। तो ये इन द एक्ट एज पर कंपनीज एक्ट 406 के अकॉर्डिंगली वो पेनल्टी लगने वाली है, ये ध्यान में रखो थोड़ा सा। ओके, सो अगेन इसमें कोई कंफ्यूजन, एक्सटेंशन ले सकते हो रीजनल डायरेक्टर से, वो भी बताया। आप देखते हैं बी पॉइंट एक बार मैं आपको अगेन बताता हूं, उसमें कुछ पॉइंट है। निधि इज नॉट कंप्लाइड विथ क्लोजर ए डी इफ सब रूल अबो इट्स विथ ए का मतलब आपका मिनिमम नंबर और डी का मतलब आपका नेट होना। ए डी शॉल विद इन 30 डेज क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30 डेज क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल अप्लाई रीजनल डायरेक्टर फॉर एक्सटेंशन टाइम। Regional director may consider application and pass order within 30 days receipt of application। सर यहाँ पर 30 डेज क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है 30 डेज, ये कहाँ आपने बोला है? आप ये जो 30 डेज है ना, ये आपको रजिस्टर ऑफ ROC को फाइल करना होता है, इसलिए वो 30 डेज का टाइम लिमिट दिया है, बाकी सब क्लियर है। ओके, 60 डेज का टाइम है रूल के अकॉर्डिंगली, आपने ध्यान रखना है। इन सब रूल 4 आफ्टर द वर्ड brackets and figures contained in sub rule, the word brackets and figure and gets itself declared under section 1 of section 406 shall be interest। तो ये आपने रेफर करने का टाइम मिला तो करो, अदरवाइज जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपने ध्यान रखो। चलो भैया, अब आता है आपका डायरेक्टर कौन हो सकता है निधि में, और डायरेक्टर कितने दिनों तक बन सकता है, क्या हो सकता है डायरेक्टर। देखो फर्स्ट थिंग, आपका डायरेक्टर जो होगा ना, वो मेंबर ऑफ निधि कंपनी होगा, मेंबर ऑफ निधि कंपनी। ओके, निधि कंपनी, मेंबर ऑफ निधि कंपनी वो डायरेक्टर होगा। वो कितने दिनों के लिए डायरेक्टर होगा सर? वो 10 इयर्स के लिए डायरेक्टर होगा। सर उसके बाद वो अपॉइंट होगा क्या? होगा
कूलिंग पीरियड बोलता हूँ मैं उसको ब्रेक दिया जाएगा 2 ईयर्स का, उसके बाद वो डायरेक्टर बन सकता है। प्रोविजन इज ओवर, प्रोविजन इज ओवर, देखो ये लिखो, प्रोविजन हमने पढ़ा दिया, यही प्रोविजन है। मैं इसको एक बार हाईलाइटेड करवा के देता हूँ आपको फटाफट। देखो, डायरेक्टर शॉल बी अ मेंबर ऑफ निधि कंपनी, ओके, ही शॉल होल्ड द ऑफिस फॉर 10 consecutive ईयर ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर वो डायरेक्टर रह सकता है। ही शॉल एलिजिबल रीअपॉइंटमेंट आफ्टर द expiration of 2 years उसको of ceasing to be a director, where in case if the tenure of any director is extension by central government, it shall terminate on expiry of such extended period. The person to be appointed as a director shall comply with the requirement of section 152 क्या है, उसके पास 3 होनी चाहिए, बात खत्म, डी होनी चाहिए। शॉल नॉट हैव बी डिस्क्वालीफाइड, इसके अकॉर्डिंगली वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। हमें बस यही रखना है कि वो डायरेक्टर है तो मेंबर रहेगा, मेंबर है तो वो 10 ईयर्स तक डायरेक्टर रहेगा एज ए बोर्ड पर, और उसके बाद उसको 2 ईयर्स का कूलिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद ना वो रीअपॉइंटेड हो सकता है। दैट्स इट, दैट प्रोविजन, ओके। बाकी का ये जनरल नॉलेज दिया है, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद सैलरी वगैरह दिया है, ये भी पढ़ लेना आप एक बार आराम से। प्रोवाइडेड अप्रूवल ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड जनरल मीटिंग, ये भी जनरल नॉलेज दिया है पूरा, तो ये भी आप पढ़ लेना। देन रिस्ट्रिक्शन है कुछ निधि पर, निधि बिजनेस पर, वो एक बार हम देख लेते हैं फटाफट। निधि कंपनी जो होती है ना, वो बिजनेस नहीं कर सकती है। कौन सा? कैरिंग ऑन बिजनेस, चिट फंड का बिजनेस नहीं कर सकती है, हायर परचेस फाइनेंस भी नहीं कर सकती है, लीजिंग भी नहीं कर सकती है, इंश्योरेंस और एक्विजिशन सिक्योरिटी बाय एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की वो एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज भी नहीं कर सकती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैं करता हूँ स्टार मार्क, इसमें 100% प्रोहिबिशन पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि निधि कंपनी का सबसे खतरनाक एरिया जो है प्रोहिबिशन का है, उसको आपने रीड आउट करना है। देन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर का तो बता दिया, डिबेंचर और एनी डेट इंस्ट्रूमेंट बाय एनी नेम और एनी फ्रॉम व्हाटसएवर, आप ना प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो, ना डेट, ना डिबेंचर, ये भी आपने ध्यान में रखना है, हाईलाइट कर लेना। उसके बाद ओपन एनी करंट अकाउंट इस मेंबर, किसी भी करंट अकाउंट का ओपनिंग नहीं कर सकते आप। उसके बाद पॉइंट आ रहा है कि थर्ड डी वाला पॉइंट आ रहा है, एक्वायर अनदर कंपनी बाय परचेस ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, कोई भी कंपनी की आप सिक्योरिटी एक्वायर नहीं कर सकते, और कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर जिसको बोलते हैं होल्डिंग सब्सिडी, वो भी आप नहीं कर सकते। अदर कंपनी in any manner whatsoever or enter into any agreement for change of its management, किसी भी तरह से किसी भी एग्रीमेंट में चेंज ऑफ इट्स मैनेजमेंट में आप इंटर नहीं कर सकते, अनलेस दिया है इस पर, अनलेस क्या, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, एंड ऑल्सो ऑब्टेन प्रीवियस अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। यहाँ पर जब भी आपको ये बिजनेस करना है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा और रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, किसका अप्रूवल लगेगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपके पास नहीं है तो उस सिचुएशन में आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये भी ध्यान में रखना। देन कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ बोरिंग लेंडिंग इन इट्स ओन नेम, दूसरा कोई भी बिजनेस वो नहीं कर सकते, जो प्रोस्पेक्टस में दिया है वही बिजनेस इनको करना पड़ता है। दैट निधि प्रोवाइडेड दैट निधि which have adheres to the provision this rule may provided locker facility rents, जो भी आप लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है निधि कंपनी उसके मेंबर के लिए, सब्जेक्ट टू रेंटल फैसिलिटी नॉट एक्सीडिंग 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। अगर आप लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो निधि कंपनी, सब्जेक्ट टू दैट, ये प्रोविजन है, तो इसमें अगर आप लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो तो उससे 20% से ज्यादा आपकी इनकम नहीं आनी चाहिए। ये 20% किसका सर? ग्रॉस इनकम का 20% से ज्यादा ये नहीं आना चाहिए, आपने ध्यान रखना है। ओके, सो ये हो गया आपका निधि। एनी पॉइंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में
ये नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उस सिचुएशन में इमीडिएटली आपको प्रोहिबिट किया जाएगा उस बिजनेस के लिए। एक्सेप्ट डिपॉजिट और लेंड टू एनी पर्सन अदर देन इट्स मेंबर, किसी भी मेंबर्स को एक्सेप्ट फ्रॉम लेंड टू एनी मेंबर्स अदर देन मेंबर्स, किसी भी और बाहर के मेंबर से आप कोई भी डिपॉजिट नहीं ले सकते। प्लेज एनी असेट लेज बाय इट्स मेंबर एज सिक्योरिटीज, किसी भी असेट को, अपने असेट को मेंबर्स के पास एज ए प्लेस चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। टेक अ डिपॉजिट फ्रॉम लेंड मनी टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी के साथ आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। देन इंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, किसी भी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं कर सकते। इनटू इन इट्स बोरिंग और लेंडिंग एक्टिविटीज, इशू कॉस्ट टू बी इशूड एनी एडवर्टाइजमेंट इन सोलिसिट डिपॉजिट। भैया हम ना निधि कंपनी, हम ना एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज पेपर में, तो ये नहीं कर सकते, इसको सोलिसिटेड डिपॉजिट माना जाता है। जो भी आपके मेंबर है ना, उतने लोगों को ही आप बोलो कि आप डिपॉजिट कर सकते हो तो करो। अदरवाइज आप एडवर्टाइजमेंट चर्चा नहीं करने के, हमें चर्चा करने के लिए आपको निधि कंपनी नहीं बना दिया जाता है। ओके, नहीं तो मित्रों बिहार का इलेक्शन हो गया, एडवर्टाइजमेंट मोदी जी नहीं चलेगा यहाँ पर। इशू एनी एडवर्टाइजमेंट इन एनी फॉर्म ऑफ सोलिसिटेड डिपॉजिट नहीं चलेगा। पे एनी ब्रोकरेज और इंसेंटिव फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट, भैया आप कमीशन भी नहीं दे सकते, किसी भी तरह से ब्रोकरेज भी नहीं दे सकते किसको, डिपॉजिट इशू करने के लिए, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलो फ्रॉम गेटिंग लोन, शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट देखते हैं। शेयर कैपिटल का जो भी वैल्यूएशन होना चाहिए आपका नॉट लेस देन 10 रुपीज होना चाहिए। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है, 10 रुपीज ईच। नो सर्विस शॉल बी चार्ज लेवी ऑन इशू ऑफ शेयर, किसी भी तरह से चार्ज वगैरह अपने शेयर्स का नहीं करना। नॉमिनल वैल्यू पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको अपने ध्यान में रखना। उसके बाद देन एवरी निधि कंपनी शॉल अलॉटेड डिपॉजिट होल्डर एट लीस्ट मिनिमम 10 इक्विटी शेयर्स और इक्विवेलेंट 100 रुपीज, किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हो, 10 इक्विटी शेयर्स और 100 रुपीज तक ही आप क्या कर सकते हो, उनको अलॉटेड डिपॉजिट कर सकते हो। मेंबरशिप आपको निधि में लेना है तो आप अगर एडमिट नॉट बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट है तो आप मेंबर नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आप माइनर हैं तो भी आपको निधि कंपनी का मेंबर नहीं बना जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। एक्सेप्ट अदरवाइज परमिटेड अंडर दिस रूल एवरी निधि कंपनी शॉल इंश्योर दैट इट्स मेंबर नॉट रिड्यूस लेस देन 200, इसके साथ साथ आपके मेंबर जो होंगे वो 200 होंगे और ये मेंबर आपके कभी भी 200 से लेस नहीं जानी चाहिए, ये भी आपने ध्यान में रखना, इसकी भी केयर करनी है क्योंकि इस पर ही तो डिपेंड है सबका बिजनेस। देन नेट ओन फंड दिया है यहाँ पर, नेट ओन फंड कितना रहना चाहिए, यहाँ पर मैंने बोला था नेट ओन फंड मेंटेन नेट ओन फंड मतलब एक्सक्लूडिंग प्रोसीड ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इसमें नहीं होना चाहिए। नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज, जो भी नेट है सच हायर में बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये आपको नेट ओन फंड मेंटेन करना है, ये आपने ध्यान। भैया हम ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं क्या, यस बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, लोकल जुरिडिक्शन में आप ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है कि उसके लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द 3 फेज फाइनेंशियल ईयर में आपका रहना चाहिए। जब भी आप टैक्स पे करते हो आपके अकाउंट में टैक्स में के बाद प्रॉफिट रहना चाहिए, तभी आप ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। कितने सालों के 3 इयर्स तक वो कंटिन्यू एक्टिविटीज रहनी चाहिए। एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट कितना कर सकती है निधि कंपनी, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है नॉट एक्सीडिंग 20 टाइम्स ऑफ किसका 20 टाइम्स इट्स नेट ओन फंड के आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देन द रेशो स्पेसिफाइड इन सब ग्रुप आज पहले डिस्कस किया 20%, मतलब अगर आपका शेयर कैपिटल 1:2 बोला ना हमने स्टार्टिंग में, आपका क्या है 100, अगर आपका नेट ओन फंड है तो 20 रुपीज आप डिपॉजिट ले सकते हो। किससे ले सकते हो, मेंबर से ही ले सकते हो। ओके, रेशो स्पेसिफाइड रूल 2 में हमने डिस्कस किया ये। देन एप्लीकेशन शॉल कंटेन फॉलोइंग स्टेटमेंट नेमली नंबर 1 क्या, नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट पार्ट देयर ऑफ एज पर टर्म्स एंड कंडीशन सच डिपॉजिट द डिपॉजिटर में अप्रोच द रजिस्टर ऑफ कंपनी हैविंग जुरिडिक्शन और निधि। उसके बाद ये भी आप ये एक बार रीड आउट करना, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट मेरे को क्रिस्टल एंड ये नहीं लगता है, बस आप यहाँ पर रीड आउट करके छोड़ देना।
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं डिस्कस कर लिया, ये भी आप डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ये भी आपने क्या करना है, रीड आउट करके इसको छोड़ देना। देन एवरी निधि कंपनी शॉल प्रायर टू इंट्रोडक्शन न्यू डिपॉजिट ओपनिंग देयर अकाउंट, ये भी आपने ध्यान में रखना है, जब भी निधि कंपनी डिपॉजिट को ये करना चाहती है, इशू करना चाहती है, तो एवरी निधि कंपनी शॉल प्रॉपर इंट्रोडक्शन न्यू डिपॉजिटर बिफोर ओपनिंग देयर अकाउंट और accepting their deposit and keep its record evidence on has replied upon the purpose of such introduction, ये भी आपने करना है। Then for the purpose of introduction of deposit, a nidhi shall obtain documentary evidence of depositor in form proof identity or address, ये एक बार रीड आउट करना, बाकी तो कुछ इजी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप निधि कंपनी है, हाँ बोला हाँ, तो आप कितने टाइप्स की डिपॉजिट क्या कर सकते हो, किस टाइप के डिपॉजिट में ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मैंने यहाँ पर दे दिया है। देखो एक बात, अगर निधि कंपनी फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट और मॉर्गेज लोन्स है और सेविंग है, तो उस सिचुएशन में ये ट्रांजैक्शन का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है और कितने दिनों तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये मेंबर्स हैं। Fixed deposit shall accept minimum period 6 month and maximum period 60 month, कितना दिनों तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, FD आप FD आप 6 मंथ के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके साथ मैक्सिमम 60 मंथ, ये भी ध्यान में रखना है। देन रिकरिंग डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम पीरियड 12 मंथ्स, आप 12 मंथ्स के लिए मिनिमम पीरियड 12 मंथ्स के लिए क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट, रिकरिंग डिपॉजिट है और 60 मंथ्स के लिए ये कर सकते हो। यहाँ पर 6 मंथ था, यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट आया इसलिए 12 मंथ्स कर दिया। ओके, इसका मैं चार्ट बना के देता हूँ, डोंट वरी। देन इन केस रिकरिंग डिपॉजिट रिलेटिंग टू मॉर्गेज लोन्स मैक्सिमम पीरियड रिकरिंग डिपॉजिट शॉल करस्पॉन्डेंट रीपेमेंट पीरियड सच लोन गारंटेड बाय निधि, ये गारंटेड बाय निधि उसके पास राइट है। देन मैक्सिमम बैलेंस इन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एनी गिवन टाइम क्वालिफाइंग फॉर द इंटरेस्ट शॉल, यहाँ पर देखो, शॉल नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉल नॉट एक्सीड 2% अबोव रेट इंटरेस्ट पे पर सेविंग बैंक अकाउंट बाय नेशनलाइज बैंक, जो भी आप इंटरेस्ट रेट चलने वाले हो 2% के ज़्यादा नहीं चलना चाहिए और वो आपने कंफर्म करना है नेशनलाइज बैंक से, ये भी आपने ध्यान रखना है। निधि में ऑफर इंटरेस्ट on fixed and recurring deposit not exceeding maximum rate interest specified by Reserve Bank of India which the non-financial bank company pay their public deposit, आप जो भी डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ने जो भी डिपॉजिट डिसाइड की, इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है, वो भी आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही गाइडलाइंस को फॉलो करना है। डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रिकर्ड इंस्टॉल फोरक्लोज बाय डिपॉजिटर सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ द एक्ट, वो फोरक्लोज कर सकते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये प्लेस है, यहाँ पर हम गलत जगह में आ रहे हैं, चलो लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखना है सर, अरे यार वही डिपॉजिट का टाइम, अगर आप एफडी इशू कर रहे हो तो मिनिमम कितना मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट इशू कर रहे हो, आरडी इशू कर रहे हो, तो मिनिमम 12 मंथ्स होती है वो, ओके 12 मंथ्स होती है और दोनों ही आप 60 मंथ के लिए इशू कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट 2% और क्या आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये लिख लेना, ये शॉर्ट फॉर्म है इसके, बाकी तो मुझे कुछ नहीं लगता इसमें इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, ये आपने एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं, बस फ्रंट एंड कंसेप्ट को पढ़ लेना। लोन देखो, निधि शॉल प्रोवाइड लोन ओनली इट्स मेंबर्स, हमने पहले ही देखा था कि लोन के ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती, बट उसके मेंबर को प्रोवाइड करना है तो कर सकती है। लोन गिवन बाय निधि टू मेंबर शॉल बी सब्जेक्ट टू लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट, जो भी एक्ट के अंदर लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली ही लोन दे सकती है। देन पर्पज ऑफ सब रूल 2, द अमाउंट्स of deposit shall be calculated on the basis of latest audit balance sheet and nidhi given loan member only against the security specified, जो भी security specified है उसके अगेंस्ट ही लोन दे सकती है। देन इंटरेस्ट जो भी होगा आपका इंटरेस्ट रेट
charge on any loan given by Nidhi shall not exceed 7.5% and higher rate interest offered on deposit by Nidhi and shall be calculated on reducing balancing method. Provided Nidhi shall charge some rate of interest on the borrower in respect of the same class of loan, the rate of interest and class of loan shall permanently display the notice board attached register office and each branch of Nidhi. डिविडेंड, अब डिविडेंड की बारी आती है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है डिविडेंड कितना दे सकती है निधि कंपनी। देखो डिविडेंड जब देती है ना कंपनी तो निधि नेट प्रॉफिट के 25% डिविडेंड दे सकती है। किसके? मेंबर से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर निधि नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% तक दे सकती है। कहाँ से? हायर अमाउंट में भी स्पेसिफाई अप्रूवल बाय रीजनल डायरेक्टर। आपको हायर अमाउंट देना है तो रीजनल डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप हायर दे सकते हो। फॉलोइंग देखो, फॉलोइंग कंडीशन नेम क्या होगी? इक्वल अमाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जितना आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उतना आपको अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व का। देयर हैज नो डिफॉल्ट, आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना होगा। किसमें? रीपेमेंट ऑफ म्यूचुअल डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट एंड इट्स कंप्लाई विथ ऑल रूल्स एप्लीकेबल टू निधि। सब रूल उसने फॉलो किए होंगे। अब ऑडिटर भैया आते हैं। ऑडिटर भैया जो भी आपके कंपनी एक्ट में ऑडिटर के प्रोविजन है, नो कंपनी शॉल अपॉइंट और रीअपॉइंट इंडिविजुअल ऑडिटर मोर देन 5 years consecutive years, नो ऑडिटर अपॉइंट रीअपॉइंटमेंट फॉर 2 consecutive terms। ये 5 years के लिए आ सकते हैं कंपनी में, जैसे कंपनीज एक्ट में आता है वैसे ये 10 years के लिए आ सकते हैं फर्म में। तो देन फाइलिंग हाफ ईयरली रिटर्न, जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे भैया वो NDH 3 में जाएगा। कब फाइल करना होगा? ये हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना होगा। बैंकिंग कंपनी होती तो क्वार्टरली फाइल करना होता, मगर ये हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना होता है। कवर रूल टू फाइल हाफ ईयरली रिटर्न विथ क्या है? विथ द रजिस्टर इन फॉर्म NDH along with such fees as provided in company's registration office and fees rule 2014 within 30 days the conclusion of half yearly certified by company secretary। ये जो भी होगा ये आपके CS ने सर्टिफाई करना है। CS नहीं तो CA में सर्टिफाई कर सकता है या CA सर्टिफाई कर सकता है। ये हाफ ईयरली फाइल करना होगा NDH में। ऑडिटर सर्टिफिकेट क्या आता है? देखो, कंपनी शॉल फर्निश सर्टिफिकेट एवरी ईयर टू इफेक्ट दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजन contained in the rule. Such certificate shall be annexed to the audit report and in case non-compliance shall specifically state rule which have not been complied with। जो भी है वो कंप्लाई किया या नहीं। पेनल्टी नॉन कंप्लायंस, पेनल्टी क्या हो सकती है? देखो, अगर आपकी पेनल्टी बोलूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। लास्ट प्रोविजन है पेनल्टी नॉन कंप्लायंस। कंपनी अंडर रूल कॉन्ट्रावेंशन, जो भी रूल में कॉन्ट्रावेंशन करती है, एनी प्रोविजन रूल प्रेस्क्राइब हियर the company and every officer company who default shall furnish fine may be extended 5,000 rupees and contravention is consistent one with furnishing fine which may extend कितना? 5,000 rupees every day during the contravention continuous। ये थे प्रोविजन निधि कंपनी के। आपने निधि कंपनी में क्या क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, आपने ध्यान में रखना है NDH 4 कब फाइल कर सकते हो? विद इन 60 डेज। कहाँ पर फाइल करना है? CG को फाइल करना है। क्यों फाइल करना है? आपको 1 ईयर्स के बाद, आपको कंप्लीशन के बाद फाइल करना होता है डिक्लेरेशन के तौर पर। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? आप अगर डायरेक्टर हो कंपनी के, डायरेक्टर आप 10 ईयर्स तक बन सकते हो। डायरेक्टर कौन होगा? मेंबर होगा कंपनी का। ओके, डायरेक्टर मेंबर होगा। उसके बाद उसको 2 ईयर्स का कूलिंग पीरियड आएगा। ओके, देन आपको थर्ड क्या ध्यान में रखना है? आप ऑडिटर हो, ऑडिटर आप हो तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? 5 ईयर्स आप इंडिविजुअल हो एंड फर्म है तो 10 ईयर्स तक आप ऑडिटर बन सकते हो। देन फोर्थ कंसेप्ट क्या है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो डिविडेंड डिक्लेयर कितना कर सकते हो सर? डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हो 25% ऑफ, कहाँ से? नेट प्रॉफिट से, जो भी आपका प्रॉफिट है उससे
आप 2 टाइप्स की डिपॉजिट, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेट ओन फंड कितना होना चाहिए आपका और मेंबर कितने होने चाहिए। नेट ओन फंड 1:2 मतलब क्या होना चाहिए, सॉरी 1:2 नहीं, नेट ओन फंड 10 लाख होना चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट क्या है सर इसमें, इसमें अगेन इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट है कि अगर आप क्या कर रहे हो, निधि कंपनी बिजनेस कर रहे हो तो प्रोहिबिशन है आपको, बिजनेस कौन सी एरिया में आप नहीं कर सकते वो भी आपने रीड आउट करना है। ये बेसिक कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको रीजनल डायरेक्टर अगर ये फुलफिल नहीं कर पाए तो रीजनल डायरेक्टर एक्सटेंशन दे सकता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। दिस इज, यहाँ पर हो गया आपके निधि कंपनी के पूरे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना, आई विल हियर। सो गाइज आज के लिए इतना काफी करते हैं, चलो टेक केयर, बाय, सी यू सून।